105 शब्द प्रति मिनट। पिछले करीब 1.5 साल से देश में वैश्विक महामारी की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के हालात में सबसे ज़्यादा मार रोजगार पर ही पड़ी है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि खास तौर पर शहरों में बेरोजगारी के आंकड़ों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई, लेकिन बहुत सारी गतिविधियां ठप रहने के बीच शायद इसकी सही तस्वीर अब तक सामने नहीं आ सकी है और इसके नुकसानों का आकलन नहीं हो सका है। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कहा है कि वह कोरोना विषाणु से उपजी महामारी और उससे पैदा हालात के बीच रोजगार के नुकसान की सही तस्वीर पेश करे। समिति ने मंत्रालय को विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों और अध्ययन का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आंकड़ों से करने की सलाह दी, ताकि देश भर में नौकरियों के नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। समिति की राय इसलिए भी अहम है कि जब तक नुकसान की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी, तब तक उससे निपटने के लिए ठोस योजना पर भी काम करना भी मुश्किल होगा। पैरा यह छिपा नहीं है कि महामारी के चलते समूचे देश में केंद्र और राज्यों की ओर से लगाए गए अंकुशों के बीच आर्थिक गतिविधियां कई मौकों पर बिल्कुल ठप रही और संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ कुछ राहत मिलने के बावजूद अब तक यह सामान्य नहीं हो सकी है। ऐसे में देश भर में रोजगार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। एक और महामारी से जूझते लोग इसकी वजह से सेहत और जीवन को लेकर फिक्रमंद रहे और दूसरी ओर संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी और अन्य उपायों के बीच बाजार, उद्योग और संस्थानों के सामने सहजता से काम करना संभव नहीं रहा। जिस क्षेत्र में इंटरनेट के जरिए कामकाज चल सकता है, उसमें तो घर से काम जैसे विकल्प अपनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी से चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गई। इस क्रम में संगठित क्षेत्रों में भी कामकाज और रोजगार का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करके गुजर बसर करने वाली कितनी बड़ी आबादी के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो गई होगी। सच्चाई यह है कि बंदी में राहत के बावजूद अब भी आर्थिक गतिविधियां संभलने के क्रम में हैं, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनियों के मद्देनज़र फिर से बंदी की आशंका भी लगातार बनी हुई है। पैरा एक आकलन यह जरूर है कि संगठित क्षेत्रों से बेरोजगार हुए बहुत सारे लोगों ने असंगठित क्षेत्रों में काम या फिर स्वरोजगार के नए विकल्प ढूंढे, लेकिन सवाल है कि अगर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अभी सीमित दायरे में ही कई चुनौतियों से जूझ रही है, तो यह विकल्प भी कितनी दूर का सहारा बन सकता है। यह जगजाहिर तथ्य है कि जब तक लोगों की आमदनी सामान्य रहती है, क्रय शक्ति मजबूत रहती है, तभी तक बाजार में खरीद बिक्री की गतिविधि भी सहज रहती है। मगर हालत यह है कि खरीदारी का स्तर केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सिमट कर रह गया है और लोग ज़रूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने या टालने लगे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी रहा है कि भविष्य के प्रति कोई निश्चितता नहीं है। संचार माध्यमों में
लगातार महामारी की तीसरी लहर के डर की खबरें चल रही है और इस वजह से आम लोगों सहित बाजार की भी आर्थिक गतिविधियां भी सीमित जोखिम के आधार पर चल रही है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इससे बेरोजगारी की तस्वीर तो और बदतर होगी ही। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेरा जम्मू कश्मीर में कई संगठन और संस्थाएं सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठनों की शाखा के तौर पर काम करती रही है। जमात ए इस्लामी भी उन्हीं में से एक है। यह भारत में हिजबुल मुजाहिदीन के राजनीतिक मुखौटों की तरह काम करता रहा है। हालांकि 2 साल पहले ही इस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, मगर उसकी छतरी के नीचे चल रही कई संस्थाओं पर अब भी घाटी में सक्रिय दहशतगर्दों का वित्त पोषण करने का आरोप है। इसी आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके करीब 56 ठिकानों पर छापे मारे। इससे आतंकी संगठनों की कमर पर चोट पड़ेगी। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए उनके वित्त पोषण पर अंकुश लगाना सबसे ज़रूरी कदम माना जाता है। हालांकि इस मामले में काफ़ी सालों से कड़ाई की जा रही है। न सिर्फ बहुत सारे संदिग्ध संगठनों के खाते बंद कर दिए गए और बाहर से आने वाले धन पर लगातार नज़र रखी जाने लगी, बल्कि नेताओं और उनके समर्थक स्थानीय लोगों के खातों पर भी रोक लगा दी गई। इसका काफ़ी असर हुआ। वित्तीय मदद रुक जाने से घाटी में सक्रिय कई संगठन खत्म हो गए। अलगाववादियों के युवाओं को बरगलाने पर लगाम लगी। पेरा तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कुछ दहशतगर्द अब भी घाटी में अपनी साजिशों को अंजाम दे पा रहे हैं तो जाहिर है कि उन्हें किसी न किसी रास्ते वित्तीय मदद मिल रही है। इन्हीं रास्तों को बंद करने की मंशा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जमात से संबंधित ठिकानों पर छापे मारे। छिपी बात नहीं है कि प्रतिबंध लगने के बाद आतंकी संगठन दूसरे नामों से अपनी गतिविधियां चलाने लगते हैं। मसलन जमात ने घाटी में दूसरे नामों से अनेक शैक्षणिक संस्थाएं भी खोल रखी है, जिनमें न सिर्फ आतंक का सबक सिखाया जाता है, बल्कि उनके जरिए दहशतगर्दों का वित्त पोषण करने की मदद भी की जाती है। आम ट्रस्ट पर ऐसी ही गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रहे हैं, उस पर भी एनआईए ने दबिश डाली। इससे न सिर्फ आतंकियों के लिए पैसे आने का रास्ता बंद होगा, बल्कि स्थानीय लोगों पर भी असर पड़ेगा, जिनके बच्चे उसकी संस्थाओं में पढ़ते हैं। हालांकि घाटी के बहुत सारे लोग अब समझ चुके हैं कि अलगाववादी ताकतें उन्हें बरगलाती आई है और भारतीय सीमा से अलग होकर उनका मुस्तकबिल अंधेरे में ही रहेगा। खून खराबे को भी वे तरक्की के रास्ते का रोड़ा मानने लगे हैं। इसलिए उन्होंने आतंकियों को पनाह देना बंद कर दिया है। पेरा इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली तिजारत के सहारे उधर से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद आते रहे हैं। अब उन रास्तों पर रोक लग गई है। इससे भी दहशतगर्दों को मिलने वाली मदद रुक गई है। सुरक्षा बलों की सघन तलाशी और निगरानी से घाटी में उनके ठिकाने काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं।
इन सब का असर घाटी के आतंकवाद पर दिखने भी लगा है। अगर वे कहीं बचे हुए हैं तो स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर पाने की वजह से बचे हुए हैं। स्टॉप।